सांस की बीमारी दमा, जिसे अस्थमा भी कहा जाता है, आजकल एक आम रोग है। वर्तमान समय में बहुत से लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। ज्यादातर मामलों में यह रोग आनुवांशिक होता है, तो कुछ लोगों को मौसमी वजहों से भी हो जाता है। दमे के रोगी कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते और जल्द ही थक जाते हैं। कई बार तो अस्थमा का अटैक रोगी की जान भी ले लेता है। तभी तो दमा के बारे में कहा जाता है कि यह दम के साथ ही जाता है। मेडिकल साइंस में इसकी रोकथाम तो संभव है, लेकिन परमानेंट इलाज कोई नहीं। लेकिन ऐसे में दमा रोगियों के लिए आयुर्वेद एक वरदान साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अपने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वैद्य जी, जैसा कि आजकल देखा गया है, जो दमा के रोगी हैं उनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो दमा की बीमारी है, ये खान पान से या फिर प्रदूषित पर्यावरण के कारण होती है, या फिर और कोई भी कारण हो सकता है इस बीमारी के? ऋचा जी, सांस नली हमारी छोटी छोटी मांसपेशियों से ढकी होती है। किसी भी कारणवश उसके अंदर इन्फेक्शन हो या सूजन आए या एलर्जी करे, तब हमारा फेफड़ा पूरी सांस नहीं ले पाता। हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन, जिसको प्राणवायु कहा गया है, पूरे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, और वह ऑक्सीजन सप्लाई सांस ना आने के कारण दिक्कत पैदा करती है। हमारे शरीर ने तो काम नहीं किया, लेकिन इस तरह रोगी को सांस लेने में दिक्कत बनने लगती है। हमारे शरीर ने काम किया नहीं किया, लेकिन फेफड़ों को ज़्यादा काम करना पड़ता है। एक ये मुख्य कारण है। दूसरा, आज की डेट में आप देखेंगे पोल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है, जिस पे सरकार ध्यान तो दे रही है, लेकिन हम लोगों की भी जिम्मेदारी है उसको थोड़ा ध्यान रखें। विकास हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विकास के साथ साथ हमारे पेड़ भी बहुत ज़्यादा कटते जा रहे हैं। पेड़ ना होने के कारण, पेड़ों की संख्या में कमी आने के कारण पोल्यूशन बढ़ा। किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि सर्दियों के मौसम में जब नमी बहुत ज़्यादा होती है ओस की, वो इस तरह के पेशेंट को दिक्कत पैदा करती है। या जब अप्रैल मई में गेहूं कटता है, तो जब गेहूं कटने के बाद थ्रेशिंग होती है और उसकी भूसे की जो डस्ट उड़ती है, वो किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी करती है। या स्टोन क्रशर्स के आसपास जो इसकी धूल डस्ट उड़ती है, वो फेफड़ों में जमने लगती है, जिसके कारण सांस की बीमारी जल्दी असर करती है। और फेफड़ा कमज़ोर होगा, फेफड़ों में कोई आवरण या झिल्ली किसी बीमारी के कारण या किसी धूल डस्ट के कारण अफेक्टेड होगी, तो ये बीमारी बढ़ेगी। जी, तो जैसा कि अभी आपने बहुत सारे कारण बताए, लेकिन क्या खान पान भी एक कारण हो सकता है इस बीमारी का? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग जंक फूड ज़्यादा लेते हैं उनको भी ये बीमारी काफ़ी जल्दी अटैक करती है। जंक फूड में मिर्च, मसाले, सिरके का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सिरका यदि प्राकृतिक है, गन्ने का रस का बना है, जामुन के रस का बना है, तो वो आप देखेंगे कि नुकसान नहीं करेगा, गला नहीं पकड़ेगा, प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब आज की डेट में जितने भी सिरके आ रहे हैं सब आर्टिफिशियल हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और अब समाज के अंदर धूम्रपान का प्रचलन बहुत बढ़ गया। धूम्रपान भी इस बीमारी की एक जड़ है। तो जैसा कि एक चीज़ और देखी गई है कि जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो कितना सही है ये? ऋचा जी, अति का भला ना बोलिए, अति का भला ना चुप। अति हर चीज़ की बुरी है। अगर हमारे शरीर में मेद की मात्रा ज़्यादा है, वो भी नुकसान है। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से अष्ट निंदनीय पुरुष कहे गए हैं। बहुत ज़्यादा मोटा, बहुत ज़्यादा पतला, बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा काला, बहुत ज़्यादा गोरा, और एक किसी के शरीर पे बिल्कुल बाल नहीं होते और किसी के शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। ये अष्ट निंदनीय पुरुष हैं।
दूसरा, जब भी इनमें दिक्कत आएगी, पुरुष इस तरह का बहुत मोटा होगा या बहुत पतला होगा, तब ये दिक्कत किसी भी प्रकार की होगी जल्दी असर डालती है। तो वैद्य जी, जैसे कि इस बीमारी को लाइलाज माना गया है कि इसका रोकथाम तो है लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आयुर्वेद में इसका कोई परमानेंट इलाज है? क्या इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है? ऋचा जी, आपने एक प्रश्न पहले पूछा था कि आयुर्वेदिक अच्छी या एलोपैथिक अच्छी। कुछ बीमारियों को देख करके मैं कह सकता हूँ कि हमारी आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है। आज मैं आपको एक छोटा सा ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो इस तरह की बीमारी के लिए चमत्कार है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग फागुन में यानी कि फरवरी में और दूसरा आषाढ़ में, मई जून में खीर खिलाते हैं, और आप उनसे यदि वो नुस्खा पूछने के लिए जाएं तो आपको नहीं बताते, और जल्दी से वो अपने किसी बहुत पास वाले को भी इस नुस्खे को नहीं बताते। वो नुस्खा मैं आज आपको देता हूँ। यह प्रयोग सिर्फ पूर्णमासी में ही करते हैं। पूर्णमासी की रात को आप 20 ग्राम अपामार की जड़ ले लें, उसमें 2 नग काली मिर्च और 2 ग्राम काला जीरा, 50 ग्राम चावल और आधा किलो गाय का दूध। यदि गाय देसी है तो बहुत ज़्यादा अच्छा। आप इसकी खीर बनाएं। इस खीर को बनाने के बाद केले के पत्ते पर या कमल के पत्ते पर या चांदी के बर्तन में या सोने के बर्तन में, जो आपके पास उपलब्ध हो, उसको रात को बना करके चांदनी रात में ओस में रखें। ये ध्यान रहे कि उस बर्तन को किसी जालीदार कपड़े से या जाली से ढक दें। सुबह को उसको प्रातःकाल हटा करके उस खीर को सेवन करें। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस छोटे से प्रयोग से आपको चमत्कार दिखाई देगा। क्या बात है! तो बहुत ही आसान उपाय है इस बीमारी से निजात पाने का। लेकिन आजकल देखा गया है कि मछली की दवाइयाँ आ रही हैं मार्केट में इस बीमारी से निजात पाने के लिए, तो वो कहाँ तक सही है? जब आदमी को इस प्रकार का दौरा पड़ता है अस्थमे का, तो उसका शरीर बहुत गर्म होने लगता है। ये माना जाता है कि ये गर्मी बीमारी गर्म है, लेकिन ये श्वास रोग वायु का, ठंड का, शीत का रोग है। इस ठंड को, शीत को, वात को नष्ट करने के लिए मछली का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मछली की तासीर गर्म है। नंबर 2, कुछ लोग मछली के अंदर कुछ दवाई डाल करके खिलाते हैं। तो ये हो सकता है कि दवाई या मछली जो भी उसमें असर दिखाती हो, असर है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें लोग मछली का तेल भी प्रयोग करते हैं, और कोई बहुत वेजिटेरियन है, इन चीज़ों को खाना ना चाहे, तो मैं आपको ये कहूँगा, जो मैंने अपामार जड़ की खीर आपको बताई है, इसको प्रयोग करके जी। दर्शकों, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं दमे का इलाज। अगर आपको ये बीमारी है तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। और अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं हमारे वैद्य जी से, तो लगातार स्क्रीन पर नंबर्स दिए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। वैद्य जी, हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं हैदर बोल रहा हूँ, ओखला, दिल्ली से। जी बताइए। मेरा वैद्य जी से प्रश्न है, मैं पथरी का पेशेंट हूँ जी। मेरी जो किडनी है उसमें पथरी है, जिसकी वजह से पेशाब में बहुत ज्यादा जलन रहती है, और मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, एलोपैथिक दवाइयाँ खाई। मैं चाहता हूँ कि वो वैद्य जी कोई आयुर्वेद मतलब घरेलू नुस्खा ऐसा बताएं जिससे पेशाब की जलन रहे और दर्द भी कम रहे। जी हैदर जी, इसकी एक बहुत अच्छी दवाई है पानी। जी। लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि पानी के अंदर हैवी पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जी हाँ। कैल्शियम ऑक्सलेट्स और मैग्नीशियम ऑक्सलेट्स की मात्रा पानी में ज़्यादा है। तो आप इस पानी को या तो उबाल करके या फिल्टर करके सेवन करें। और आपने देखा होगा कि रुके हुए पानी में काई जल्दी जमती है, बहते हुए पानी में काई नहीं जमती। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आपकी फ्लशिंग होगी उतना आपका डिपॉजिट कम होगा। तो पानी ज़्यादा पिए, पथरी के ऊपर डिपॉजिट नहीं होगा। और छोटी सी 2-3 दवाइयाँ बताता हूँ, इसको प्रयोग कर लें। गोक्षुरादि गुग्गुल, गोखरू घन वटी,
और एक दवाई हम बनाते हैं पथरी नाशक वटी। इसके अंदर बेर पत्थर की भस्म भी है, श्वेत परपटी भी है, गोखरू का घन भी है। तो आप दवाइयाँ कहाँ से उपलब्ध हो पाएंगी? ये आप या किसी मेडिकल स्टोर से देख लें, मिल जानी चाहिए आपको। इनकी 2-2 गोली सुबह शाम वरुण आदि क्वाथ आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। वरुण आदि क्वाथ 10 ग्राम लें, 1 गिलास पानी में खूब पका लें, उसको छानकर थोड़ा ठंडा कर उसी के साथ दवाई ले लें तो ज़्यादा अच्छा, अन्यथा आप किसी और समय भी ले सकते हैं। और पेशाब खोल के आए उसके लिए आप 1 ग्राम श्वेत परपटी, इसकी मात्रा 2 बार पानी के साथ लें, आपका पेशाब खुल के आएगा। यदि आपको घरेलू ही नुस्खा चाहिए तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आजकल मक्की बहुत आ रही है, भुट्टे जिसको बोलते हैं। और आपने देखा होगा जब भुट्टे के ऊपर से हरे रंग का छिलका निकालते हैं, अंदर से बाल निकलते हैं। आप इन बाल को इकट्ठा कर लो, 5 से 10 ग्राम 1 गिलास पानी में पका के पी लो, और आपकी पेशाब की जलन कहाँ जाएगी आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो वैद्य जी ने अभी हमारे एक कॉलर को बताया उनकी बीमारी का इलाज। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर्स लगातार दिए जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए वैद्य जी उनसे बात करते हैं। हेलो मैडम, मैं गाजियाबाद से मनोज बोल रहा हूँ। जी बताइए। ये जो मैं सफेद दाग के बारे में जानना चाहता था डॉक्टर साहब से। जी। ये इंग्लिश इलाज का तो मैं काफी कर चुका हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मान्यवर, आप पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था, आप मार्केट से या कहीं से भी नीम घन ले लें। अच्छा जी सर। नीम का पंचांग लें, उसको कूट करके उबाल करके छान करके उस पानी को कंसंट्रेट कर लें। अच्छा। और उसकी गोली बना लें चने के बराबर। ठीक है सर। 2 गोली नीम घन वटी और 2 गोली आरोग्य वर्धनी। ठीक है जी। किसी अच्छी फार्मेसी की ले लें, क्योंकि इसके अंदर ताम्र भस्म पड़ती है और ये हैवी मेटल्स में भी आती है, और ये कच्ची रह गई तो लीवर को नुकसान देगी। अच्छा। किडनी को भी नुकसान देगी। हाँ। और अच्छी फार्मेसी की है तो ये अमृत तुल्य काम करेगी। अच्छा। दोनों की 2-2 गोली 2 बार ये लें, और दिन में 2 बार शुद्ध बावची मार्केट से आपको मिल जाएगी। नहीं मिली आप किसी पंसारी के यहाँ से बावची ले लें। हाँ। उसको 3 दिन गोमूत्र में भिगोएं, रोज गोमूत्र बदल दें, और तीसरे दिन के बाद उसको धोकर सुखाकर कूट के रख लें। उसका चूर्ण 1/4 से आधी ग्राम तक पानी के साथ लें। साथ में आपको मार्केट से बावकुची या बावची का तेल मिल जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको ना मिल सके तो बावची को आप सरसों के तेल में पका लें। अगर मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा, अन्यथा ये प्रयोग करना। उस तेल को जहां आपके सफ़ेद दाग है उसको लगाएं, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और आप साथ में खाने के लिए भोजन में चने का प्रयोग बढ़ाएं। चना आपको बहुत फ़ायदा देगा। और दूध और नमक इसकी मात्रा कम कर देना। खटाई, लाल मिर्च, अचार इनको अवॉइड करना। शुक्रिया वैद्य जी। हमारे एक और कॉलर को उनकी बीमारी से निजात मिलने वाली है, लेकिन अगर आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं हमारे वैद्य जी से। ब्रेक से पहले एक छोटा सा दोहा। करील की लकड़ी जला, बना लीजिए भस्म, रख कर खाओ पान में, दमा रोग हो खत्म। क्या बात है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।